नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो 13वां अध्याय है विज्ञान का, जीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन, कि जीवों में परिवहन और उत्सर्जन कैसे होता है, इस अध्याय के माध्यम से हम जो है सो विस्तार पूर्वक आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले या चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी कि उस चैप्टर का नाम या हेडिंग वही क्यों पड़ा जो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम जो सो सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन क्यों पड़ा। देखिए, तो क्यों पड़ा ये मन में आपका जो सो ख्याल या क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सो सबसे पहले उत्तर मैं किसी भी वीडियो में देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन, यानी कि सजीव, सजीव का अर्थ क्या हुआ, धरती पर जितने भी प्राणी हैं जो सांस लेते हैं, भोजन करते हैं और आगे होता है परिवहन उत्सर्जन करते हैं, वह जो सो सजीव कहलाएंगे। तो इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं जो सजीव जीव हैं, वह जो सो किस प्रकार से उनके शरीर में खाना जाता है, एक तरह से यह भी बोल सकते हैं जैसे पेड़ पौधा है तो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, मनुष्य है तो अपना भोजन किस प्रकार से बनाता है, और आप बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे जब जो सो पत्ते में खाना बनाते हैं, सॉरी, जड़ से जो सो जल को अवशोषित कैसे करते हैं, यही सब जो सो परिवहन और उत्सर्जन है, ठीक है। तो आप परिवहन और उत्सर्जन सजीवों में समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या कहा जाता है। कहा जाता है, देखिए, पत्तियों का पौधे के लिए भोजन तैयार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन उसी तक सीमित रहता है। देखिए समझिएगा, आपका शरीर है, समझिएगा, सबसे पहले आप अपना शरीर को समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है सो हम जाएंगे पौधे पर, या पहले पौधे को समझिए या शरीर की बात एक ही होगा। जैसे हमारा शरीर है, हम भोजन कहाँ से करते हैं, मुंह से, और हमारा पेट में जाता है तो वहाँ से पचता है। तो क्या जो हमें एनर्जी मिलता है वह पेट, हमारा जो है सो एनर्जी जो हमें भोजन करने के बाद मिलता है, वह एनर्जी क्या सिर्फ पेट तक ही रहता है, नहीं, वह जो है सो हमारे पूरा शरीर में जो है सो वह एनर्जी जो है सो पूरा कार्य करता है। इसी प्रकार से जो पत्तियां जो होती है पेड़ पौधे का, वह भोजन बनाती है, पत्तियों के द्वारा ही जो है सो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होकर जो है सो पेड़ पौधे का भोजन बनता है। तो क्या पत्तियों तक ही सीमित रहती है, नहीं, उसका पूरा भोजन जो है सो पूरा क्या बोल सकते हैं पत्तियों के माध्यम से या परिवहन के माध्यम से जो सो पूरा पेड़ को जो सो मिलता है, और उससे पेड़ जो सो ग्रो होता है या विकसित होता है, ये बात है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन आपको एक एक टॉपिक को मैं जो सो एक एक बातों को समझाते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा। तो आप जो सो कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो फिर देखिए आगे क्या कहा जाता है, पौधे के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते हैं उस तक भोजन किस प्रकार पहुँचता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल एवं जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज किस प्रकार जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि जड़ से जो सो खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और जल को, ठीक है, और पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो सो वह भोजन बनाती है। तो आप सोच सकते हैं कि जड़ से जो सो भोजन पूरा शरीर तक या पूरा पेड़ में कैसे पहुंचता है, इन्हीं के बारे में हमें जानना है, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या सजीव के अंदर आते हैं। अब आगे कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है पौधे में जल और खनिज का परिवहन। परिवहन का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि पेड़ जो है सो अपने जड़ से जल को अवशोषित करता है, तो सिर्फ जड़ तक ही रहता है, नहीं, वहाँ जड़ से जो है सो पत्तियों तक कैसे जाता है, यही जो है सो परिवहन होता है, ठीक है। यानी कि परिवहन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, पहुँचाना, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। कहा जाता है, आपने पूर्व की कक्षा में, पहले की कक्षा में जब 6 क्लास में आप थे तो पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ें, देखिए, कहा जाता है यह जानना कि किस प्रकार पौधे की टहनियों को रंगीन जल से डूबने से रंग फूल तक पहुंच गया। आपने टहनियों के छिपे हुए भाग में भी रंग देखा था। फिर आगे कहा जाता है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। और ये बात को जो सो आप गौर करके रखिएगा, हेडिंग में कर देता हूँ, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कहाँ से कहाँ तक रखना है ये मैं टिक कर देता हूँ, समझिएगा। देखिए कहा जाता है यहाँ से, ठीक है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे क्या हो नहीं, हम नहीं देंगे मेरा, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को, देखिए आपको यहाँ से करना है, टिक मैंने लगा दिया है कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको जो सो
हेडलाइन कर दिए। ये बात जो है सो इम्पोर्टेंट है। परिवहन किसे कहते हैं, तो आप जो है सो उदाहरण यहाँ जो है सो आप डेफिनेशन उसका दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है वे सभी अंग जो परिवहन के कार्य संपन्न करते हैं परिवहन तंत्र कहलाते हैं। और परिवहन तंत्र किसे कहेंगे, वे सारे अंग जो परिवहन में कार्य करते हैं उसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तंत्र कहते हैं। समझिएगा, जैसे कि जड़ है, जड़ के माध्यम से हम जल को, पेड़ पौधे जल को अवशोषित करते हैं, फिर उसके माध्यम से जो सो पेड़ में कुछ क्या होते हैं, वो एक तरह से बोल सकते हैं उसके जाइलम होते हैं, वह जो सो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सो या खनिज लवण को जो सो पूरा पेड़ में जो सो पूरा पेड़ में जो सो फैलाते हैं। तो उसी को जो सो परिवहन तंत्र कहते हैं, क्योंकि उसमें जो सो वह भी सम्मिलित है। जैसे समझने का अर्थ ये है कि हमारा जो सो देखिए, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं हमें, तो हमारा मुंह भी तो एक अहम भूमिका इसमें निभाता है भोजन करने के लिए और एनर्जी के लिए। अगर हम मुंह से भोजन नहीं करते हैं तो क्या हम एनर्जी इकट्ठा कर पाते, नहीं। तो हमारा जिस प्रकार शरीर हमारा है उस प्रकार भी पेड़ पौधे का भी है। ठीक है, समझते चलिएगा। अपने से आपको तुलना करके पेड़ पौधे में जाना है। ठीक है, तो आप जो है सो बेहतर समझ सकेंगे। अब फिर आगे देखिए क्या कहा जाता है, पौधे पौधे जड़ द्वारा जल तथा खनिज लवण अवशोषित करते हैं। जड़ में बहुत अधिक बल जैसे महीन महीन संरचना होती है जिसे मूल रोम कहते हैं। जो सो जड़ में आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो है सो क्या होते हैं, बाल की संरचना जैसे जो है सो महीन कण संरचना होती है जिसे हम मूल रोम कहते हैं। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है ये जड़ के सतह की क्षेत्रफल को बढ़ा देता है और जो सो मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल को अवशोषित करते हैं। और जल और खनिज लवण जड़ से ऊपर नली जैसे संरचना के ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, अब चित्र 13.1 में आप जो सो पाइप जैसे संरचना है और ये वाहिकाएं कहलाती है और ये जल तथा खनिज को जड़ से पत्तियों तक ले जाती है। जो पेड़ पौधे में जो जड़ में होती है वह जो सो कहाँ से, जड़ से जो सो पत्तियों तक ले जाती है और इसे ही जो सो पत्तियों तक ले जाती है। पौधे में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसे संवहत ऊतक कहते हैं। और संवहत ऊतक दो प्रकार के होते हैं। देखिए समझिएगा, पेड़ पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है, ऊतक के माध्यम से। और जो ऊतक भी होता है पेड़ पौधे में वो दो प्रकार का ऊतक होता है। एक होता है जो सो ऊतक दो प्रकार के होता है। पहला जाइलम होता है, समझिएगा, पहला क्या होता है, जाइलम। और देखिए 13 फॉन्ट में ये दिखा रहा है, पहला जाइलम था और दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ, दूसरा समझते जाइएगा, आगे यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है तथा फ्लोएम। ठीक है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे में दो प्रकार का ऊतक पाया जाता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। ठीक है, देखिए कहा जाता है जाइलम, कहा जाता है नलियों का जाल बनाता है जो जड़ को तना एवं शाखाओं के द्वारा पत्तियों से जोड़ता है। कौन, जाइलम। और इस प्रकार जाइलम का बना जाल पूरे पौधे में जल का परिवहन करता है। फिर आगे देखिए, कहा जाता है पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में तैयार भोजन पौधे के सभी भागों में जिस संवहन ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है उसे फ्लोएम कहते हैं। देखिए जो जाइलम होता है क्या करता है, जो सो जाल की संरचना होती है और वो जल को या खनिज लवण को एक जगह से दूसरी जगह करता है। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, पूरे भोजन को जो एक बनाता है वह जो संवहन ऊतक के द्वारा जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। और ये देख सकते हैं कि जाइलम में इस प्रकार होता है जो कि माइक्रोस्कोप से देखा गया है, और जो मूल रोम होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। अब आगे देखिए, कहा जाता है परिवहन पौधों के विभिन्न भागों में होता है। देखिए जल एवं भोजन यहाँ से होता है, कोशिका होता है और दोनों ओर से बहाव। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है जरा सोचिए, जब भिंडी या दूसरी सब्जियां सूख जाती है तो उसे पानी में क्यों डाला जाता है। पूर्व की कक्षा में क्रियाकलाप के द्वारा आपने जाना कि पौधे द्वारा खींचा गया जल पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है, परंतु सारा जल पौधे द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। सही बात है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो पेड़ पौधे जो है सो जल को पूरा अपने भोजन के लिए अवशोषित करते हैं, क्या वह जल जो सो फिर पूरा अपना आप में उपयोग करते हैं, नहीं, वह जो सो जल पूरा उपयोग
नहीं कर पाते हैं। और कहा जाता है फिर इस अतिरिक्त जल को क्या कहते हैं, और जो वह जल बच जाता है उस अतिरिक्त जल को क्या कहते हैं, समझिएगा। कहा जाता है पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र जो होता है, रंध्र आपको पता है कि पत्तियों में रंध्र होता है, जो उसी के माध्यम से जो सो पेड़ पौधे अपने भोजन को जो सो बनाते हैं। आगे कहा जाता है अतिरिक्त को वाष्पित कर देता है कर देते हैं, और जल के वाष्पन होने से जाइलम में ऊपर की ओर एक खिंचाव बल विकसित होता है, जिससे जल जड़ से जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है, और जल जो है सो जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाता है। और पौधे में फिर आगे कहा जाता है पौधे में उपस्थित अतिरिक्त जल को रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। और जो पेड़ पौधे के जो अधिक जल ग्रहण कर लेते हैं वो फिर क्या करते हैं, रंध्र के माध्यम से, पत्तियों के रंध्र के माध्यम से वह जल को जो सो वाष्पीकृत कर देते हैं। ठीक है, यही जो है सो जब अधिक जल अपने से ग्रहण कर लेते हैं तो फिर आगे कहा जाता है पौधे में उपस्थित अतिरिक्त जल को रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, और उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं वह क्या करते हैं, जो सो मिट्टी से जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, और जो जल अधिक हो जाता है, जैसे कि जो काम लाने लायक जल था, जो जितना यूजफुल था उसको यूज कर लेता है, और जो उसके बाद फिर यूजफुल नहीं था उस जल को क्या करता है, फिर जो है सो फिर उस जल को क्या करता है, पत्तियों द्वारा ले आता है, और पत्तियों के रंध्र जो होता है उससे वाष्पीकृत कर देता है, और उसी क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रकार आप देखते हैं कि किया गया देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन खनिज तथा जल को प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। कौन, वाष्पोत्सर्जन जो सो खनिज तथा जल को प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सो क्या करता है, पत्तियों तक ले जाने में कार्य करता है। फिर आगे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन पौधे को ठंडक भी पहुंचाता है। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह जो पेड़ पौधे को ठंडक भी पहुंचाता है। अब आगे कहता है अब बताइए पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है, पौधे में अतिरिक्त जल किस के द्वारा बाहर निकलता है, पौधे में जल का परिवहन किस भाग के द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। और फिर आगे कहा जाता है पौधे में अतिरिक्त जल किसके द्वारा निकलता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकल जाता है। पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए आगे कहा जाता है जंतुओं में परिवहन, यानी कि अब जंतु हो सकता है मनुष्य है, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जंतु हैं, लेकिन हमें किसी खास जंतु के बारे में पढ़ना है, जैसे मनुष्य के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पृथ्वी का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी अगर देखा जाए तो मनुष्य ही है। तो मनुष्य में जो सो किस प्रकार परिवहन होता है, यानी कि हमारा शरीर जैसे है, मान लीजिएगा तो हमारा शरीर में पूरा कहीं अगर आप कट जाते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास, कहीं कट जाते हैं तो आप देखेंगे कि खून निकलने लगता है। तो मान लीजिए कुछ तो हमारा शरीर में हो रहा है जो कि कहीं कटने से हमें खून निकल रहा है। अगर एक उदाहरण लेके समझा जाए तो ये जो सो नॉर्मल उदाहरण है आपको समझाने के लिए। तो क्या होता है, हमारा शरीर में जो सो हृदय है, और हृदय जो सो क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी नस जो घूमे हुए हैं उसे जो सो पंप करता है ब्लड को, ठीक है, और ब्लड को पंप करता है तो वह ब्लड जब कहीं कट जाते हैं तो ब्लड जो सो वहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि ब्लड जो सो पंप करना जारी रहता है। ठीक है, जिसके कारण से हमें पता चलता है कि हाँ हमारे शरीर में जो सो कुछ तो मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, खून का या ब्लड का जो सो परिवहन इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, कहा जाता है क्या आप बता सकते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, इन पदार्थों का उपयोग शरीर में कहाँ कहाँ होता है। आप जानते हैं कि जीवों के शरीर में भोजन, वायु, जल को ग्रहण करके एक एक कोशिका तक पहुंचता है, और इस कोशिकाओं द्वारा भोजन के टुकड़ों के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जंतुओं के शरीर में कुछ अवशिष्ट हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, जिसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। समझिएगा, हम जो भोजन करते हैं उससे जो ब्लड बनता है, या क्या बोल सकते हैं, कुछ भी जो ऊर्जा बनता है, ब्लड ही नहीं बोल सकते डैड, जो ऊर्जा बनता है वो पूरा एक एक कोशिका में हमारा जाता है, और वही ऊर्जा कोशिका में जाकर जो सो हमें एनर्जी जो है सो लाता है हमारे शरीर में। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं हमारे शरीर में जिसे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, तो शरीर जो सो वह कार्य कर देता है। ठीक है,
अपने आप। फिर आगे कहा जाता है आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसे होते हैं। फिर आगे कहता है हृदय व रक्त वाहिका मिलकर शरीर का परिसंचरण तंत्र बनती है। क्या क्या देखिए समझिएगा, ये तो आपके लिए मेन टॉपिक है, आप इसे जो है सो पूरा तरह से हेडलाइन करके रखिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, हेडलाइन आपको कर दिए, आप जो सो समझिए। देखिए कहा जाता है हृदय, एक सेकेंड, कहा जाता है हृदय व रक्त वाहिका। हृदय हमारे शरीर में क्या होता है, हृदय हार्ट है ना वो, ठीक है। और हमारे शरीर में क्या रक्त वाहिकाएं, जो रक्त जिससे बहता है, जिसे हम नस कहते हैं, ठीक है, क्या ब्लड पाइप बोल सकते हैं, मिलकर शरीर का जो परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और उसी सिस्टम को हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र जो है सो कहा गया है, और परिसंचरण तंत्र इसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे हृदय में जो है सो मानव के परिसंचरण तंत्र, ठीक है, यानी कि जिसे हम हृदय कहते हैं। देखिए क्या क्या होता है, फेफड़ा होता है, फिर क्या होता है फुफ्फुसा सीरा हृदय, फिर आगे यहाँ क्या है फुफ्फुसा धमनी कोशिकाएं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है जो परिसंचरण तंत्र है वो होता है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है जब आपका शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है, रक्त बहने लगता है। रक्त क्या है आप समझिएगा, ब्लड क्या है। अब देखिए एक एक टॉपिक को आपको मैं समझाते हुए जा रहा हूँ, अगर जो सो आप ध्यान से देखिएगा तब आपको सभी जो सो टॉपिक समझ में आते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ब्लड। देखिए क्या कहा जाता है, रक्त। आपने जाना कि पौधे में खनिज लवण का परिवहन जिस तरह जल द्वारा जड़ से पत्तियों तक होता है, ठीक उसी प्रकार रक्त एक शारीरिक तरल पदार्थ द्रव है जो भोजन, वायु एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। क्या आप सोच सकते हैं कि रक्त यह कार्य किस प्रकार करता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। रक्त हमारा क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और हमारा रक्त जो सो कैसे बनता है, जब हमें जो सो भोजन करते हैं उसके द्वारा जो क्या बोल सकते हैं ऊर्जा बनता है, उससे ही जो सो में रक्त हमें प्राप्त होता है। फिर आगे देखिए कहा जाता है रक्त में क्या होता है। देखिए रक्त में रक्त है और रक्त से यहाँ बाहर निकालिए। देखिए प्लाज्मा और रक्त कोशिका। देखिए प्लाज्मा जो है सो तरल भाग है और लाल रक्त कोशिका होता है, ठीक है, समझिएगा। लाल रक्त कोशिका एक प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा होता है और रक्त कोशिका। और रक्त कोशिका जो है सो वह 3 भागों में है। एक है RBC जिसे हम लाल रक्त कोशिका कहते हैं, और एक है WBC श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं, और दूसरा है पट्टी कानू जिसे हम कहते हैं पट्टी कानू, ठीक है। और शरीर में 55% जो सो प्लाज्मा पाया जाता है और 45% जो सो क्या होता है हमारा रक्त कोशिका होता है, ठीक है, समझते जाइएगा। अब RBC WBC क्या होता है इसके बारे में विशेष रूप से हमें जानना जरूरी है। अब लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाता है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। आपको ये बात जो सो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए या व्यक्ति के लिए कितने लीटर उसके शरीर में खून होना चाहिए, तो 5 लीटर होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, या मिनिमम जो बोल सकते हैं। देखिए कहा जाता है रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो रक्त में तरल भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त कोशिका 3 प्रकार की होती है। रक्त कोशिका जो हमारी होती है वह 3 प्रकार की होती है जिसे हम विभिन्न कार्य करता है। पहला हमारा है लाल रक्त कोशिका जिसे हम RBC कहते हैं। जो कोशिका किसी द्रव से बहती उन्हें कणिकाएं कहते हैं। जो कोशिकाएं किसी द्रव से बहती उन्हें कणिकाएं भी कहते हैं। और RBC देखिए क्या कहा जाता है, RBC अत्यंत छोटी कोशिका होती है। जो हमारा RBC है वो अत्यंत छोटे कोशिका होता है। फिर आगे कहा जाता है जो प्लाज्मा में तैरती है, इसलिए लाल रक्त कोशिका कणिकाएं भी होती है। और लाल रक्त कोशिका में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और देखिए जब हम कहीं जाते हैं ब्लड चेक करवाने के लिए तो वहाँ हम पूछ भी देते हैं कि हमारा शरीर में जो सो हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना है। और जब जो हमारा
ब्लड को चेक करता है, वह बता भी देता है कि आपका शरीर में हीमोग्लोबिन का मात्रा इतना है, आपका खून में, सॉरी शरीर में नहीं, खून में इतना मात्रा है, ठीक है। तो क्या होता है, जो लाल रक्त कोशिका में लाल रंग का जो वर्णक पाया जाता है उसे हम हीमोग्लोबिन कह देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कहा जाता है हीमोग्लोबिन सभी कोशिका को ऑक्सीजन प्रदान करती है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, सभी जितने भी कोशिका होती है उसे ऑक्सीजन प्रदान करती है तथा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाता है। और हीमोग्लोबिन में उपस्थित ये कारण भी रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। अब अगला रक्त हमारा आ जाता है WBC, श्वेत रक्त कोशिका। ये कोशिका हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करता है, जो हमारा WBC होता है। और हमारे शरीर में भार का लगभग जो 70% रक्त का भार है, ठीक है। अब अगला हमारा आता है पट्टिकानु। आपने दो पढ़ा, एक RBC और दूसरा WBC, ठीक है। अब आता है आपका पट्टिकानु, समझिएगा। कहा जाता है कट जाने पर कुछ समय बाद रक्त का बहाना अपने आप बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है का उस कटे स्थान पर लाल रंग का थक्का जम जाता है। पट्टिकानु रक्त का थक्का बना देता है, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो देखिए, पट्टिकानु का अर्थ क्या है, जैसे हम कहीं कट फट जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पट्टिकानु एक तरह से यही है, नहीं ये श्वेत रक्त कण है और पट्टिकानु ये है, देख सकते हैं। कहने का अर्थ क्या होता है, कहीं कट जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि खून निकलते ही चला गया ब्लड, नहीं, कुछ समय के बाद ब्लड जो सो निकलना बंद हो जाता है। तो कैसे बंद होता है, जो हमारा पट्टिकानु होता है हमारे खून में, वह क्या करता है, उसे खून को थक्का बना देता है, और वह जो सो ब्लड को वहाँ से लीक होने से, निकलने से जो सो क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। यही जो सो पट्टिकानु का कार्य है। फिर आगे कहा जाता है रक्त वाहिका। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है, जो रक्त को शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। कौन, जो हमारा शरीर में रक्त वाहिकाएं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त को ले जाती है। और दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है, पहला हमारा क्या, धमनी, और दूसरा सीरा। देखिए, हमारा शरीर में जो सो ब्लड बना, ठीक है, लेकिन अब ब्लड जो सो हमारा शरीर में पूरा सर्कुलेशन होना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो आखिर कैसे होता है, तो दो माध्यम से जाता है, एक धमनी होता है, दूसरा सीरा, उसी के माध्यम से जाता है। तो अब इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है कि धमनी क्या है, सीरा क्या है। कहा जाता है वे वाहिकाएं हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जा चुकी है। रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनी की दीवार मोटी और लचीली होती है। आप धमनी में रक्त प्रवाह को अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। आइए क्रियाकलाप करते हैं कि धमनी में जो सो रक्त का प्रवाह जो होता है वह आप कैसे महसूस कर सकते हैं, क्रियाकलाप करके, ठीक है। देखिए, कहा जाता है अपने दाहिने हाथ को मध्य और तर्जनी उंगली की बायों को कलाई पर भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको स्पंद मंद की गति धक धक महसूस होती है? आराम की स्थिति में एक मिनट में होने वाली स्पंद की गति गिनिए। तेज चलने के बाद 1 मिनट में होने वाली गति को गिनिए अपने धमनी में। आपको कुछ अंतर होगा। आप जब तेज चलेंगे तो आपका धमनी जो क्या बोल सकते हैं, वह जो सो अधिक बार जो सो क्या होगा, कंपन होगा, एक तरह से ये बोल सकते हैं। और अगर आप धीरे चलेंगे तो जो सो कम होगा। यही जो सो इसका मीनिंग निकलता है। अब फिर आगे देखिए, कहा जाता है इस प्रकार अपने दोस्तों को 1 से 2 मिनट होने वाली नाड़ी में स्पंद गिनिए और सारणी में स्पष्ट करके लिखिए। फिर आगे कहा जाता है ऊपर किया गया क्रियाकलाप में नाड़ी में होने वाली स्पंद गति को कहलाता है। और आपने 1 मिनट में कितने स्पंद गिना, 1 मिनट में कुल स्पंदों की संख्या कहलाती है। और उपरोक्त क्रियाकलाप में आपने देखा कि सामान्य विश्राम अवस्था में जो 72 से 80 बार हो जाता है। और हृदय स्पंद को पता लगाने के लिए ECO इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ लगाया जाता है। अब आगे कहा जाता है डॉक्टर अपनी स्पंदन गिनकर क्या जानता है। और आगे देखिए सीरा क्या होता है। देखिए, कहा जाता है ये रक्त वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है, सिराएं कहलाती है। सिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। सिराओं में ऐसे वल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारे शरीर में जो
सीरा सीरा होता है जिसे हम वेन कहते हैं, नस कहते हैं, एक तरह से वही बोल सकते हैं, नस कहते हैं। उसका कार्य क्या होता है कि खून को जो है सो हृदय से क्या करता है, लेकर जाने का कार्य करता है। वाहिकाओं तक जो सो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, उसे जो है सो हृदय में वापस ले जाने का कार्य होता है, ठीक है, सीरा का। अब आगे देखते हैं, देखिए किस प्रकार जो है सो क्या कार्य होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए समझिए, देखिए यहाँ क्या है, फेफड़ा है, ठीक है। फिर आगे है ये पूरा हृदय है, ठीक है। ये है दायां लिंद, ये है बायां नील, ठीक है। और ये है दायां निरय है, और ये बायां निरय है, और हमारा ये शरीर है। इस प्रकार रक्त का यहाँ जो सो क्या लिखा है, रक्त परिवहन मार्ग, हमारा शरीर का रक्त का परिवहन का मार्ग है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है धमनियाँ छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। जो हमारा धमनियाँ होती है वह छोटे छोटे भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ऊतक में पहुँचकर वह अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे कोशिकाएं कहते हैं। और उसे हम क्या कह देते हैं, जो विभाजित हो जाती है उसे हम कोशिकाएं कह देते हैं। कोशिकाओं में पुनः मिलकर सिराओं में मिलती है, जो रक्त को हृदय में ले जाती है। और जो हमारा कोशिका है क्या होती है, पुनः जो सो फिर सिरा में आकर मिलती है, और वह जो सो रक्त को हृदय में ले जाने का कार्य करती है। अब देखिए हमारा हृदय क्या है, हृदय जिसे हम हार्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा जाता है, आपने कुएं या तालाब में लगे पंप को देखा होगा। जो कुआं या तालाब में जो पंप लगा होता है उसे आपने देखा होगा। फिर आगे कहा जाता है यह पंप क्या कार्य करता है, जो पंप होता है वह क्या कार्य करता है, पानी खींचने का या पानी सोखने का कार्य करता है, ठीक है, समझिएगा। देखिए कहा जाता है हमारे शरीर में हृदय पंप की भांति कार्य करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि नियंत्रण धड़कते रहता है। यह एक पेशियां अंग है। सही बात, हमारा शरीर का क्या है, वह जो सो एक पेशियां अंग है, और वह जो सो नियंत्रण धड़कते रहता है। आप अपने शरीर के कहीं भी हाथ का नाड़ी अगर आप पकड़ के देखते हैं तो क्या हमेशा धक धक करते रहता है। और इससे हमें क्या महसूस होता है कि इससे हमें क्या महसूस होता है कि हमारा जो शरीर में प्रत्येक क्षण जो सो क्या होते रहता है, शरीर में जो सो खून का प्रवाह होते रहता है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है या पेशियां अंग है जो हमारे वक्ष गुहा में स्थित है, हमारे वक्ष गुहा में स्थित है। और हृदय का निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है, और हृदय का जो क्या बोल सकते हैं, हृदय का जो वक्ष गुहा वो थोड़ा सा बाईं ओर घुसा रहता है। फिर आगे कहता है आपके आपके हृदय का आपका आकार अंगुली की भांति की ओर मोड़कर बनाई गई मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय 4 कक्षा में बटा होता है, और हमारा हृदय जो है सो 4 कक्षा में बटा हुआ है होता है। और ऊपर के 2 कक्षाओं अनिल कहलाते हैं, और तथा नीचे के 2 कक्षा नीलय कहलाते हैं। और कक्षा के बीच की दीवार ऑक्सीजन समृद्ध तथा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हमारा ये कक्षाएं होती है हृदय का, देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए ये दायां लिंद है और ये बायां लिंद, यानी कि 2 भागों में जो बटा हुआ है। तो क्या करता है, जो ऑक्सीजन वाला रक्त युक्त होता है, ऑक्सीजन रक्त युक्त होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त युक्त होता है उसे जो सोया मिलने का नहीं मिलने देता है। यही यह कार्य करता है, ठीक है। जो हमारा हृदय का 4 भागों में जो बटा होता है, ठीक है। अब हृदय का आप चित्र समझ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, हृदय का काट चित्र आप किस प्रकार का है ये देख के आप समझ सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है हमारा हृदय जीवन भर बिना रुके पंप का कार्य करते रहता है। और समझिए कि हमारा हृदय जो है सो जिंदगी भर बिना रुके हुए जो सो कार्य करते रहता है। और जिस दिन व्यक्ति का हृदय जो सो कार्य करना बंद कर देता है, उस दिन उस व्यक्ति का जो है सो जीवन का लीला समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जिस दिन आपका हृदय काम करना बंद कर दे, या किसी का भी बंद कर दे, उस दिन व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। अर्थात आपने हार्ट अटैक के बारे में सुना होगा। हार्ट अटैक किसको कहते हैं, हार्ट अटैक उसी को कहते हैं जब क्या होता है कि हमारा हृदय जो है सो पूरे शरीर में खून की प्रवाह को मतलब प्रवाह करने की बंद कर देता है, तब जो सो वह हार्ट अटैक आ जाता है व्यक्ति को, और वह जो सो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पूरे रक्त पूरे शरीर में हृदय से आता है, और यह हृदय में फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त फेफड़े में जाता है। जो हमारा फुफ्फुस धमनी होता है उसी के द्वारा जो सो रक्त पूरे शरीर में जाता है। फिर आगे कहा जाता है रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा पुनः हृदय में आता है, और धमनियों द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है, और पूरा धमनी के द्वारा जो सो पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है।
अब देखिए अगला है स्पंद, हृदय स्पंद। देखिए हृदय स्पंद क्या होता है, इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट का वीडियो जरूर देखें। तो प्ले लिस्ट जो सो स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप देखिए। प्ले लिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्ले लिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप, और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है। फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्ले लिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्ले लिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा, वहाँ देख के समझ जाए। अब देखिए प्ले लिस्ट का वीडियो आप जो सो देख लें, वहाँ समझ चुके होंगे। तो प्ले लिस्ट देखने के बाद जो है सो आप कहाँ से क्या देखना है ये समझ चुके होंगे। तब आगे देखते हैं। देखिए अगला हमारा है हृदय स्पंद। देखिए कहा जाता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक अंत्र से आपका हृदय गति को सुनता है। सही बात, हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर हमारे जो सो हृदय के एक अंतर निकालता है, हृदय से नहीं मतलब एक अपने अंतर रखता है, एक मशीन रखता है और हमारे हृदय की गति को मापता है। आगे बताएंगे उसे क्या कहते हैं। ठीक है, और वह चित्र में आपको भी दिखाएंगे। कहा जाता है हमारा हृदय एक पेशीय अंग है। हमारा हृदय का ऐसा ही बात है, एक मांस का बना हुआ पेशीय अंग है, और यह जो सो लयबद्ध रूप से संकुचन और फैलता है। सही बात है, यानी कि एक बार जो सो सिकुड़ता है और फिर फैलता है। यही सिकुड़ना और फैलना ही जो सो क्या है, हृदय का कार्य है। और वही कार्य को हम क्या कहते हैं, उसे हम संकुचन कह देते हैं और उसे स्पंदन कहते हैं। फिर आगे कहा जाता है आप भी अपना वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखकर हृदय स्पंदन धड़कन को सुन सकते हैं। और आप अपने हृदय पर जो सो हाथ रखकर सुन सकते हैं कि आपका हृदय किस प्रकार धड़कता है, यानी कि जिस सबका उसी प्रकार धड़कता है जिस प्रकार आपका भी धड़कता है, लेकिन आप उस गति को सुन सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेटोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है। और डॉक्टर क्या करते हैं, जो यंत्र का उपयोग करते हैं हृदय की गति को मापने के लिए, वह जो सो स्पंदन को मापने के लिए उसे हम स्टेटोस्कोपस कहते हैं। ठीक है, जो कान में लगा के और उसे सटाया जाता है हृदय में, या कहीं भी जो सो जब दिक्कत आती है तो डॉक्टर उसे जो सो लगा के समझते हैं, उसी को हम जो सो स्टेटोस्कोपस कहते हैं, और उसका नाम है स्टेटोस्कोपस है। फिर आगे देखिए कहा जाता है स्टेटोस्कोपस का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि की आवर्धित करने आवर्धित रखने की युक्ति है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है के रूप में कहते हैं स्टेटोस्कोपस के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस होती है जिससे संवेदनशील डायफ्राम होती है। दूसरे सिरे पर दो दो ईयर पीस श्रोते लगे होते हैं जो नाली के द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहती है। और चिकित्सा स्टेटोस्कोपस का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतियों के स्पंदन की ध्वनि की अध्ययन करता है, और जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता होता है। यह स्टेटोस्कोपस होता है, इसे जो सो हृदय पर रखा जाता है और इसे कान के द्वारा सुना जाता है, वही जो सो यहाँ बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए कहा जाता है कि स्टेटोस्कोपस बनाने का एक क्रियाकलाप है। तो इस क्रियाकलाप को आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि आप अपने घर में स्टेटोस्कोपस बना सकते हैं, यही कहा जाए तो आप इसे पढ़ के बना लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है जंतुओं में उत्सर्जन। अब जो हम लोग जंतु हैं, हम लोग तो भी तो मनुष्य भी जो है सो जंतु के अंदर आता है, जीव के अंदर आता है, तो उसमें उत्सर्जन कैसे होता है समझिएगा। कहा जाता है हमारे शरीर में
कई तरह के अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थ बनते हैं। सही बात है, हमारे शरीर में आप देखते होंगे कि आप खाना खाते हैं तो कभी कभी जो सो आपका पेट या कुछ भी जो सो अपशिष्ट भोजन खाने से जो सो अपशिष्ट पदार्थ भी बन जाता है, ठीक है, और बाहर निकलते हैं। सही है, ऐसा हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, समझिएगा। जंतु में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण शरीर में उपस्थित जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जलीय जीव मछली अपशिष्ट उत्पादन के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं और पक्षी, छिपकली और सर्प जैसे जीव अपशिष्ट में उत्सर्जन सफेद अर्धगोलक के रूप में करते हैं, जो यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, यूरिक अम्ल है, और मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है, ठीक है, जिसे हम मूत्र के द्वारा जो है सो बाहर निकालते हैं। आगे बताया जाएगा। देखिए, कहा जाता है एक कोशिकी छोटे जीव जैसे कि अमीबा क्या एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम जो हानिकारक पदार्थ बाहर निकालने के लिए कई विशेष अंग नहीं होते हैं। सही बात है, ये सब के किसी प्रकार का हानिकारक जो पदार्थ इसके शरीर में बनते हैं, इसमें किसी प्रकार के विशेष अंग नहीं होते। किसमें? अमीबा में, पैरामीशियम में नहीं होते, ठीक है। कहा जाता है अपशिष्ट पदार्थ उनके शरीर से विसरण विधि के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, और उनके शरीर से जो सो विसरण विधि के द्वारा जो सो शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर आगे कहा जाता है आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि बहुकोशिकीय जीव के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा शरीर से बाहर उच्चवास के द्वारा निकाल दिया जाता है। और शरीर के जो सो अगर हम लोग के शरीर से उच्चवास के द्वारा जो सो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आगे कहा जाता है अपचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा निकाल दिया जाता है, और हमारे शरीर में अपच कुछ बनने और टूटने की क्रिया को कहते हैं। कि फलस्वरूप जो नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है वह किस प्रकार शरीर से बाहर निकलता है, समझिएगा। कहा जाता है सजीवों द्वारा कोशिका में बनने वाली अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के द्वारा जो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ जो बनता है और उसके बाहर निकालने की प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, और उत्सर्जन में जो सभी अंग भाग लेते हैं और जो मिलकर बनते हैं उसे हम उत्सर्जन तंत्र कह देते हैं, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, समझिएगा। मानव के रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और रक्त पूरे शरीर में उपस्थित सभी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है हमारे शरीर में प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है। जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में प्रत्येक दिन 2 से 3 लीटर, और अगर अधिक भी पानी अगर पी लेते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो सो क्या बोल सकते हैं, नियम के आधार पर जो सो डॉक्टर ने बताया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को जो सो 5 लीटर पानी पीना अनिवार्य है एक दिन में, ठीक है। तो अगर आप 2 से 3 लीटर भी पानी पीते हैं तो आपके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वह जो सो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, समझिएगा। कहा जाता है यह अपशिष्ट पदार्थ रक्त से बाहर रक्त के अलग किसी प्रकार होते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह रक्त से अलग किस प्रकार होते हैं, यानी कि फिल्टरेशन एक तरह से बोल सकते हैं कि रक्त में जो सो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे फिल्टर किस प्रकार होता है, समझिएगा। कहा जाता है रक्त में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर निकालने के लिए मानव शरीर में बहुत से अंग को उत्सर्जन अंग कहते हैं, यानी कि मनुष्य का शरीर एक मशीन है, आप इस तरह से समझिएगा। खून में क्या है, जो सो उसमें हानिकारक पदार्थ हैं तो उसे अपशिष्ट पदार्थ है तो उसे निकालने का कौन कौन कार्य करता है, समझिए। देखिए 2 मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक जोड़ा सेम के आकार का वृत्त जिसे हम किडनी कहते हैं। इसी के द्वारा, इन तीनों के द्वारा ही जो सो हमारे शरीर के जो उत्सर्जन तंत्र हैं वह जो सो मिलकर अपशिष्ट पदार्थ को जो सो बाहर निकालते हैं। अब समझते हैं जो किडनी होता है जिसे वृत्त कहते हैं, जो जोड़ा होता है। कहा जाता है जब रक्त वाहिका हमारे वृत्त में आती है तो वृक्क में उपस्थित सैकड़ों छन्नी जैसी आकृति होती है, जिसे नेफान कहते हैं। जब नाइट्रोजनिक अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त वृत्त में आता है तो यह रक्त
रक्त वृत्त में छन जाता है और उपयोगी पदार्थ पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले ये अपशिष्ट पदार्थ मूत्र 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 कर सॉरी मूत्र मूत्र करते हैं और मूत्रवृत्त में मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्र आशय से आता है और मूत्रवाहिनी नली के आकार की होती है और मूत्राशय मूत्र संधानी होती है और ये पेशियों नली द्वारा जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं और मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं। कहने का अर्थ ये बन रहा है कि हमारे शरीर में जो रक्त का जो फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि जो किडनी कार्य करता है रक्त को फिल्टर करने का, वह जो सो क्या करता है, रक्त में जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे जो सो वह फिल्टर करते जाता है। कहा जाता है फिर आगे कहा जाता है इस मूत्ररंध्र द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है और हमारे शरीर में जो सो किडनी इस प्रकार से कार्य करता है। ये दाहिना किडनी, ये बायां किडनी है और ये मूत्र नली होता है और ये मलाशय होता है और ये जो सो मूत्र मार्ग होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो सो किसी भी मनुष्य जो सो क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर बनता है वह जो सो बाहर करते हैं मूत्र मार्ग के द्वारा। फिर आगे कहा जाता है देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र, क्या पसीने के कारण कपड़े सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं? ये धब्बे सफ़ेद पसीने में उपस्थित जल और लवण के कारण होते हैं। सफ़ेद धब्बे पसीने में उपस्थित लवण के कारण ही होते हैं। समझे? आप समझ सकते हैं कि हमारे पसीने में लवण होता है और वह लवण जो है सो क्या होता है, जब हमारे शरीर में पसीना जो सूख जाता है और कपड़ा में जब चला जाता है तब जो सो हमारा कपड़े में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं, तब आज जो सो क्या होता है, लवण का ही कारण होता है। कहा जाता है आगे एक व्यक्ति 24 घंटे में 1 से 2 लीटर तक मूत्र त्यागता है। मूत्र में 95% से 25% यूरिया अपशिष्ट पदार्थ होता है और जो वह यूरिया के मूत्र के माध्यम से निकलता है उसमें जो सो अपशिष्ट पदार्थ होता है। फिर आगे कहा जाता है क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के बने घड़े पानी कैसे ठंडे होते हैं? घड़ों में छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतहों पर आ जाती है। जब यह पानी वाष्पित होती है तो घड़े में बचा हुआ पानी ठंडा हो जाता है और ठीक उसी प्रकार पसीना हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए मदद करता है। समझिएगा, एक बात यहाँ जो सो बहुत ही अच्छा बात बता दिया गया है कि घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि घड़े के पानी जो सो छिद्र के माध्यम से जो सो बाहर निकल जाते हैं और वह पानी वाष्पीकृत हो जाता है जिसके कारण से घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। और इस प्रकार हमारे शरीर के भी जो सो छिद्र हैं जिससे पसीना बाहर निकल जाते हैं और जो सो पसीना बाहर निकलने के बाद जब वाष्पीकृत हो जाते हैं तब जो सो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो सो ठंडा लगने लगता है। और अगला हमारा जो सो अपवहन है, ये जो सो आप खुद पढ़ के समझ लीजिएगा। और इस प्रकार जो सो इस अध्याय का जो जितने भी मन में आपका डाउट था वह जो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और अगर कहीं आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। तो फिर आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।